एजुकेशन मानिया में आपका स्वागत है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ट्यूशन लेवल से हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। जहाँ तक आप जानते हो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने शुरू करा है और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का जो चैप्टर है वो है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य से आप अगर चैनल से देख रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। आप एसएससी लेवल तक भी जाओगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। और विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करने से पहले अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड को समझ ले तो बहुत अच्छा होगा। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ से जुड़ रही है। तो बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1325 की बात है। 1325 की बात यहाँ पर हमने पूरा पीडीएफ बना के दे रखा है आपको। तो 1325 की जो बात है जिसमें क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य तो है नहीं उस समय, पर 1325 में बहाउद्दीन एक नाम का शख्स है जो रिवॉल्ट कर देता है दक्षिण भारत में। और इसी दक्षिण भारत के रिवॉल्ट को दबाने के लिए जब आ जाता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत की तरफ, तो ये काम्पिल्य में जाके शरण ले लेता है। और मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिल्य में जाकर पूरा का पूरा काम्पिल्य को ही अपने आप में मिला देता है। और वहीं इसी अभियान में दो भाई को लेके आता है जिसका नाम हरिहर और बुक्का है। और इनको मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए कहता है और इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना भी लिया। फिर क्या होता है साहब, इसकी कहानी आगे बढ़ती है। तो विजयनगर साम्राज्य के बाद जब बढ़ रहा है तो दक्षिण अभियान थोड़े से अब विद्रोह भटक गए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह और ज़्यादा बढ़ गए, जैसे कि तमिलनाडु का रीजन हो गया। मदुरई में जलाउद्दीन एहसास जो है व्यक्ति वो भी विद्रोह कर रहा है। ऊपर से मदुरई में तो यही है, उसके तमिलनाडु कर रहा है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र के विद्रोह हुए, महाराष्ट्र में विद्रोह होना शुरू हुआ। तो इन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का दो व्यक्तियों को जब दक्षिण भारत के इन विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, और जब ये विद्रोह को दबा रहे थे उसी समय उनका एक गुरु मिल जाता है जिसका नाम विद्रायण मिलता है। और विद्रायण की दीक्षा लेकर उन्होंने हिंदू धर्म में दोबारा प्रवेश करा। और यहीं से 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और स्थापना करने वाले दो भाई हैं हरिहर और बुक्का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था। तो विद्रायण, फैक्ट नंबर 1 नोटेड कर लेना आप। यहाँ से बढ़ता दक्षिण भारत में अभियान चल रहा था, ठीक हो गया। यहीं पर पूरा दे रखा है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी यहाँ पर बनाई गई। और अब हम समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो हरिहर है, इस हरिहर की अगर हम बात करें तो हरिहर ने 1336 में अपनी पहली राजधानी अनेगुंडी को बनाया। फैक्ट नोट करने वाला पहला क्वेश्चन। अनेगुंडी के बनाने के बाद दूसरा जो राजधानी बनाया उसका नाम क्या था, उसी का नाम हमारा पड़ता है विजयनगर। पहला अनेगुंडी, दूसरा विजयनगर को बनाया। अब यहाँ पर 4 वंश हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश को समझ लेना। क्वेश्चन नोटेड करने वाले यहाँ से बनेंगे। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश, अरेविडु वंश। संगम वंश का शासक कौन है तो हरिहर और बुक्का। सुलभ वंश का शासक कौन है तो नरवीर सिंह आपका सुलभ हो जाएगा। और आपका जो तुलुव वंश है उसका हो जाएगा वीर नरसिंह हो जाएगा। और अरेविडु का हो जाएगा तिरुमल। क्वेश्चन नोटेड करने वाले यहाँ पर लिखे भी होंगे मैंने। बुक्का द्वितीय और नरसिंह सुलभ हो जाएगा, तीसरे का वीर नरसिंह और चौथे का तिरुमल हो जाएगा। इसके बाद हम आगे पहुंचाते हैं। अब हम प्रथम वंश की बात करते हैं, संगम वंश की बात करते हैं। और संगम वंश में हम आगे बढ़ाते हुए सब वंशों को क्लियर करेंगे। इसके बाद उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, फिर प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, जो हमने आपको यहाँ पर समझा रखा है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से नोट करके यहाँ पर बहुत विजयनगर के प्रशासन को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबी ये वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें क्लियर करने के लिए है और काफ़ी फैक्ट इसके अंदर आते हैं। तो उन फैक्टों को सबको लेना है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप बैठिए। आपको विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे। इसके बाद अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, मेनली उत्तराखंड रीजन के लिए आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए ये पूरा पेपर बना हुआ है। आप समझिए कि प्रथम वंश की जब हम बात करें तो संगम वंश की हरिहर और बुक्का ने कराया। तो पहला शासक हरिहर जब गद्दी पे बैठा तो हरिहर के कार्य ये हैं, फैक्ट नोटेड करने वाले हरिहर के कार्य ये हो जाएंगे। होयसाल को मिलाने वाला कौन है, हरिहर है। बहमनी शासक ने विजयनगर पर पहला आक्रमण करा, रायचूर किले पर आक्रमण करा। और यहीं से विजयनगर और बहमनी के साम्राज्य की लड़ाई हो जाती है। और यही इसकी कहानी है। और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हरिहर
ये था। दूसरा शासक बुक्का प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्का प्रथम दूसरा शासक बनता है और बुक्का प्रथम ने यहाँ पर मदुरै को जीतने का काम करा। बुक्का प्रथम की एक उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उपाधि मैंने लिख रखी है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापद की उपाधि किसको मिली थी? इसी को मिली थी। किसको? पूर्व पश्चिम दक्षिण सागरों का स्वामी कहा जाता था, तो बुक्का प्रथम। फैक्ट यहाँ से नोट करने वाला हर एक क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन एसएससी लेवल अगर आप पढ़ रहे हो तो एसएससी लेवल के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। आपका नेट जेआरएफ तक के लिए आपका ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपका ये उत्तराखंड से लेकर हर परीक्षाओं के लिए काम आएगा। तो आप फैक्ट नोट करने वाले क्वेश्चन बनेंगे कि भाई जो मार्ग वेद मार्ग प्रतिष्ठातक की उपाधि है वो किसको मिलती थी, तो बुक्का प्रथम को ये उपाधि मिली है, और यहीं से आपको समझना है। फिर आपका तीसरा किंग जो आता है यहाँ पर देवराय प्रथम लिख दिया, पर देवराय प्रथम से एक और आता है जिसका नाम हरिहर सेकंड है, जिसकी उपाधि राजाधिराज, राज व्यास, राज, ये इस तरह से जो उपाधियां हैं वो इसने करी। उसके बाद देवराय प्रथम आता है। फैक्ट नोटेड क्वेश्चन नोटेड करने वाले यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि देवराय प्रथम का क्या रोल था। तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने का काम करा। सीधा क्वेश्चन आएगा, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने का काम किसने करा, तो देवराय प्रथम ने करा। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवराय प्रथम ने ये काम करा। देवराय प्रथम के दरबार में अभी ये जो सब कुछ आए जो आए थे, क्वेश्चन देखो विजयनगर साम्राज्य कैसे बनता है। एक तो इनके त्योहारों पे बन जाएगा, एक इनके सामाजिक जीवन पे बन जाएगा, एक इनके प्रशासन पे बन जाएगा, एक इनके राजाओं से बन जाएगा। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किस राजा के काल में कौन सा विदेशी यात्री आ रहा था, और वो मैंने लिस्ट बना रखी है, उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो विजय, वैसे मैं बता दें तो देवराय निकोलस कॉन्टी आया था, इटली का था ये, जिसने बोला था कि भाई यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 60 मील होता है। छोड़ो उस क्वेश्चन को अभी। और फिर इसके बाद देखो तो पश्चिमी सागरों का स्वामी, हाँ जाओ, देवराय प्रथम में थे ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नोट कर लेना। श्रीनाथ जो व्यक्ति है, कवि है, तेलुगु कवि, किसके दरबार में था, तो देवराय प्रथम के, और उसने लिखी है श्रीविलास ग्रंथ की रचना करी है। फिर हम आ जाते हैं देवराय सेकंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई देवराय सेकंड जब गद्दी पर बैठा तो उसने कुंड बिंदु है और वेल्लम, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट जहाँ पर है मैं बताता रहूँगा, तो कोंड बिंदु का दमन भी किया। ये वेलकम से लेकर वेल्लम के शासकों को विजयनगर में प्रभुता स्वीकार करने को बाध्य किया। इसके सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा फैक्ट, सबसे पहले मुसलमानों को भर्ती करने वाला कौन है, तो एक तो ये है और एक सदाशिव भी है जो करेगा। तो दोनों ने 200 तुर्की जो धनुधारी थे उसको इसने करा। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि भाई विजयनगर साम्राज्य में वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले मुसलमानों को भर्ती करा, तो वो कौन सा शासक, देवराय सेकंड था। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला शासक को हम लेके चलते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो बोलेगा कि श्रीनाथ जो व्यक्ति कवि था, जो तेलुगु कवि था, ये तो कवि है किसके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में, पर इसको सार्वभौम की उपाधि देने वाला कौन था, ये है आपके पास देवराय द्वितीय। क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो राय आप समझ रहे हो ना, देवराय, ये उपाधि लगाते हैं ये अपनी। ठीक है, अब मल्लिकार्जुन आ जाता है। मल्लिकार्जुन से क्वेश्चन क्या बनेगा, विजयनगर साम्राज्य का अगर कहीं से थोड़ा बहुत पतन तो नहीं कहेंगे, पर एक थोड़ा सा कमजोरी जो देखने को मिलती है मल्लिकार्जुन के समय से देखने को मिलती है। और मल्लिकार्जुन के समय एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलाउद्दीन प्रथम, और एक इसको गजबेटक की उपाधि भी कहते हैं। मल्लिकार्जुन को गजबेटक की उपाधि है, देवराय सेकंड की भी गजबेटक की उपाधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गजबेटक की उपाधि 2 शासक की है यहाँ पर विजयनगर में। और उड़ीसा का शासक है जिसका नाम कपिलेश्वर है, उसने यहाँ पर आक्रमण करा। इसने मल्लिकार्जुन ने आक्रमण को विफल करा और यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाया गया। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय था। तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ आई तो इसके बाद तो बहुत मजे से हम समझने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर होने वाली नहीं है। और आगे हम चलते हैं साहब। तो थोड़ा सा इसके बाद सुलभ वंश आता है। सुलभ वंश को वीर नरसिंह ने, देखो यहाँ पर क्वेश्चन फंसाने वाला है। वीर नरसिंह का तो आपका तुलुभ वंश है। नरसिंह सुलभ ने यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी। वंश का नाम क्या है, सुलभ वंश। होता क्या है कि सुलभ वंश जब बनता है तो यहाँ पर उड़ीसा का एक शासक है जिसका नाम है पुरुषोत्तम, और ये आक्रमण कर देता है यहाँ पर। और इसके साथ आक्रमण जब करा तो इसने बंदी बना दिया इसको, और बंदी बनाकर ले गया, और बंदी बना के ले गया, पर याचना करने पर इसने छोड़ दिया। पर इसी का जो बेटा है जिसका नाम है इम्मादी नरसिंह, इम्मादी गद्दी पर बैठा, और उसी का प्रधानमंत्री या सेनापति जो है उसका नाम है नरसा। और नरसा ने क्या करा, उसको हटा दिया, और नरसा के पुत्र ने इम्मादी की हत्या कर दी। बस थोड़ा सा आएगा नरसा से क्वेश्चन, तो चोल चेल पांड्य को अपने क्षेत्र में मिलाने वाला कौन है, नरसा। इतना सा सुलभ वंश से क्वेश्चन आएगा। अगर इस सुलभ वंश में आपको दिक्कत नहीं हो रही तो हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे आराम से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पुरुषोत्तम जो दिखेगा ना, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा ना, जहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होगा ना, वहाँ पर पुरुषोत्तम आएगा। जैसे अभी आ गया, अब सुलभ वंश थोड़ा सा कमजोर है इस समय, अब लास्ट में आ जाएगा पुरुषोत्तम जो है, अब लास्ट में दिख जाएगा आपको आते हुए।
अब यहाँ पर समझो तृतीय वंश अगर हम बात करें तो अब आ जाता है तीसरा वंश जिसकी हम बात करते हैं, वो है आपके पास तुलु वंश। और तुलु वंश को वीर नरसिंह, देखो यहाँ वंश की शुरुआत वीरमती है ना, वीर नरसिंह के द्वारा इस वंश की शुरुआत की गई। सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जो आपने विजयनगर में सब सुनते हैं इसका नाम, कृष्णदेव राय का तो नाम किसने नहीं सुना होगा, सबने सुना होगा। कृष्णदेव राय के बात में बात करता हूँ तो 1509 में गद्दी पे बैठ गया। 1509-10 की बात है, जिसमें अलबुकर, आपको पता है जो पुर्तगाली एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है गवर्नर के रूप में, पुर्तगाली जो गवर्नर है अलबुकर, यहाँ पर फादर लुई को बेहतर क्वेश्चन सीधा समझने का भाई फैक्ट वाइज। फादर लुई किसके दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और फादर लुई जब कृष्णदेव राय के दरबार में आया तो साथ ही उसने कहा कि हमें आप मंगलोर वाले क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने के लिए बोलो। और जमूरियन के खिलाफ लड़ाई चली रही थी इनकी, क्योंकि जमूरियन में कालीकट में ही आए थे, वो छोड़ो, वो अलग मैटर है। तो उसके खिलाफ हमारी आपका साथ चाहिए। कृष्णदेव राय इतना प्रतापी राजा था, उसने कहा नहीं, हम नहीं देंगे आपको साथ। और इसके बाद एक बैटल होती है, ये बैटल यहाँ पर अगर नहीं भी दिख रही होगी ना, यहाँ पर जहाँ पर धोनी लिखा हुआ ना, यहाँ पर खतौनी की बैटल होगी 1509-1510। होता क्या है कि बहमनी शासक है मोहम्मद शाह आक्रमण कर देता है कृष्णदेव राय के ऊपर। और जब आक्रमण कर देता है तो इसमें यूसुफ आदिल शाह भी आ जाता है, और इसमें यूसुफ आदिल शाह मारा जाता है। इसके बाद इसके पुत्र इस्माइल आदिल शाह गद्दी पर बैठ जाता है। जब वो मारा जाता है तो इसी का फायदा उठाते हुए कृष्णदेव राय क्या करता है, गुलमर्गा और रायचूर किले को अपने शरण में ले लेता है और अपने अधिकार में कब्जा कर लेता है। और इसी के बाद जब महमूद शाह, बहमनी शासक महमूद शाह के अपना उत्तराधिकार के ऊपर कुछ लड़ाई चल रही है तो कासिम से इसको छुटा देता है वो। और इसको छुटाने के कारण उसकी एक उपाधि है, सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि अगर मैं देखूंगा तो कहाँ पर है, यवन है ना उसकी, यवन प्रिय स्थापक की उपाधि यहाँ पर लिखा है क्या, राज्य स्थापनाचार्य, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किस शासक की थी, कृष्णदेव राय की। क्यों थी, क्योंकि पहले तो इसने महमूद शाह ने इस पर आक्रमण करा, पर बाद में जब इसका अपने आप ही उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा तो कासिम से इसको छुटाता है। इसलिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट किसका बनेगा, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने करी, तो कृष्णदेव राय ने करी। एक और उपाधि है इसकी, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण करी, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण करी। और इसने कुछ मंदिर बनाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर, थोड़ा सा फंबल हो गया, चिदंबरम मंदिर जो किसने बनाया था, इसी ने बनाया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आंध्र भोज की उपाधि वगैरह, और इसने 3 मंदिर आपको, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर को बनाया था। इसके बाद अगर मैं कृष्णदेव राय के बाद जो गद्दी पर बैठा, वैसे कृष्णदेव राय की मैं बात करूँ तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, ठीक है। इसकी कविताएं आगे इसकी जो लिखी है इसने, जैसे कि जाम्बेजी कल्याणम संस्कृत में लिखी है, ठीक है, और एक तेलुगु की लिखी है, उषा परिणय लिखा है इसने, वो आगे सब है फैक्ट में, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके दरबार में पेंडान नाम का एक व्यक्ति था। अष्ट दिग्गजों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनेगा तो पेंडान से बनेगा। क्यों, क्योंकि तेलुगु भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति माना गया। तो कृष्णदेव राय के बाद गद्दी पर जो बैठता है उसका नाम अच्युत देव राय है। यहाँ पर नाम जो अतुल है ना, अच्युत देव राय नाम पड़ता है। अच्युत देव राय और राम राय, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि राम राय और अच्युत देव राय में, तो जो राम राय है वो जमाता है, ठीक है, इनके बीच का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा रहता है। पर अच्युत देव राय जब गद्दी पर बैठता है तो यहीं पर मैंने कहा ना आपको कि जब थोड़ा सा शासक थोड़ा सा ढील मील होगा तो फिर उड़ीसा का शासक पुरुषोत्तम आ जाता है और इस समय क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण करता है तो रायचूर और मिर्दल के जो किले हैं वो जीत लेता है, और गोलकोंडा के शासक भी इस समय आक्रमण कर लेते हैं, पर वो इन सबको पराजित करके और फिर बाद में रायचूर और मिर्दल को भी जीत लेता है अच्युत देव राय। समझ लेना कि एक बार गया है आज से, एक बार जीत लिया उसने। पर जब दक्षिण की ओर वो लौट रहा था तो राम राय ने उसको बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। पर जब फिर यहाँ पर से ना बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, तो आराम से समझना। फिर जब राम राय गद्दी पर बैठ गया ना स्वतंत्र होकर, तो राम राय जब फिर दक्षिण के अभियान में गया तो अब अच्युत देव राय का साला एक तिश्मल, उसने उसको कारागार से निकाल दिया, फिर वो गद्दी में बैठ गया। और इसी के बीच जब ये सब हो रहा था तो अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद उसी का एक तिश्मल गद्दी पे बैठ जाता है, जिसको इब्राहिम आदिल शाह, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो समझौता भी कराता है राम राय और अच्युत देव राय का। इसके बाद जब तिश्मल गद्दी पे बैठ जाता है, जो साला है अच्युत देव राय का, उसको हटाने का काम कौन करता है, राम राय और उसके साथ इब्राहिम आदिल शाह करता है। और सदाशिव जो इसका भांजा भी है अच्युत का, इसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और जब ये गद्दी पे बैठ जाता है, इसका संरक्षक के रूप में राम राय अब अधिकार में आ जाता है और राम राय के हाथ में सब अधिकार आ जाते हैं। अब इसके बाद समझना कि तालीकोटा के युद्ध की भूमिका कहाँ से बन रही है, कैसे तालीकोटा का युद्ध बन रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत बारीकी के ढंग से समझना। हाँ ना, तो यह है ना गोलकोंडा के शासक वगैरह।
इसके बाद राम राय दक्षिण के अभियान में गया, ठीक है ना, यही लिखा हुआ। मदद वगैरह स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया, सारी वो घटनाएं मैंने आपको बता दी है, संरक्षण बता दी गया। अब देखो, तो अब राम राय क्या करेगा, जो जितने भी वंश हैं बहमनी के, उनकी आंतरिक राजनीति में जो क्वेश्चन है वो उठाना शुरू करेगा, या उनका हस्तक्षेप की जो नीति है वो राम राय ले लेगा। और इनके बढ़ते, विजयनगर के बढ़ते स्वरूप को देखकर इन सबों ने अपनी आपसी दुश्मनी को त्यागा, और उसी के बाद इन्होंने युद्ध कर दिया, जिसको नाम है तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में कौन प्रत्यक्षी था, किसने प्रत्यक्ष देखा, तो सेलम उसका नाम है, यहाँ पर लिखा होगा। सेलम कहाँ गया, अच्छा सेलम 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 संरक्षण कर देता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, स्थापना होती है सेवन नाम के व्यक्ति ने, राक्षस सेलम है ये, ठीक है। तो युद्ध होता है तालीकोटा या 1565 का युद्ध है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखो, मैं आपको नाम गिनाता हूँ, बरार, बीदर, विजयनगर, अहमदनगर, गोलकोंडा। बरार इसमें शामिल नहीं होता, बाकी 3 होते हैं। और इसी युद्ध में राम राय पहले बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है, पर तोप जब चलती हैं तो उसके बाद सब तितर बितर हो जाता है और राम राय हार जाता है और मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर विघटन हो गया पूरे विजयनगर साम्राज्य के, खत्म हो गया विजयनगर साम्राज्य। लास्ट वंश अरिवेडु वंश की स्थापना होती है, जिसको तिरुमल करता है, और सदाशिव जो यहाँ पर है उसको लेके तिरुमल चले जाता है और अराविडु वंश की स्थापना होती है। तिरुमल ने अपनी राजधानी को पेनवेंडा या पेनकोंडा या वेनकोंडा में बनाया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पर लिखा ना, प्रेमकोंडाया, ये वेनकोंडा या प्रेम से पेनकोंडा कर देना, बेलकोंडा से वेनकोंडा में साबित करा। इसके बाद एक शासक है इसमें, वेंकट द्वितीय, अरिविडु वंश का वेंकट द्वितीय है, जिसने 1558 में ईसाई पादरियों को अपने यहाँ आने की अनुमति दी और गिरजाघर बनाने की भी अनुमति दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अंतिम शासक श्रीरंगा इस वंश का अंतिम शासक था और खत्म हो चुका है ये वंश। यहाँ तक पूरा अगर आपको मैटर समझ आया तो आप बताइए। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको रिवीजन करा दिया इसका, कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, कहाँ से पुटअप करेगा, किसकी उपाधि बुझेगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठातक की उपाधि किसकी है, ठीक है, यवन स्थापनाचार्य की उपाधि किसकी है, भोजपत्र की उपाधि किसकी है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, किसने कौन सा कुछ करा, ये इस तरह से बनेंगे क्वेश्चन। और आगे अब एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। तो अब हम कहाँ पर हैं, ये क्या है, नैनार। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, सेंट्रल प्रशासन। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनने शुरू होंगे, क्योंकि अब आ चुका है विजयनगर का प्रशासन। आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख भी रहा होगा, तो मैं आपको हर चीज़ पॉइंट वाइज बताऊंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। तो विजयनगर का प्रशासन को हम देखते हैं, पहले केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे, फिर स्थानीय प्रशासन को, जैसे होता ही है। तो राजा की, हाँ, सबसे अब देखो क्वेश्चन ना फैक्ट वाइज कैसे बनते हैं, मतलब एक तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। देखो इतिहास को पढ़ने का स्रोत, जब इतिहास आप पढ़ते हो ना, एक लेवल होता है कि भाई एक लेवल आ रहा है जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई विजयनगर साम्राज्य में कि यवन स्थापनाचार्य की उपाधि किसकी है, ये हो गया सीधा फैक्ट वाइज क्वेश्चन। एक हो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि उसकी बेसिक नीड क्या है, पेपर की बेसिक नीड क्या है। वो क्या करेगा, विजयनगर साम्राज्य में डालेगा, और विजयनगर साम्राज्य में डालेगा कि क्या वहाँ पर ईश्वर का जो सिद्धांत चलता है ना, वो माना जाता था कि नहीं माना जाता था। मतलब क्या है, मैं राजा को ईश्वर के समान माना जाता था विजयनगर साम्राज्य में, इस तरह से। अब क्या करेगा, 3 क्वेश्चन बना देगा, विजयनगर साम्राज्य में ये, विजयनगर साम्राज्य में ये, क्या ईश्वर के समान माना जाता था कि नहीं, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कि राजा की ईश्वर की मान्यता थी। राजा को कैसे माना जा रहा है, ईश्वर की प्रतिछाया माना जा रहा है। जैसे कि आप बलबन के समय देखोगे, जिले इलाही की उपाधि, अफरासियाब की जो उसने उपाधि धारण करी, और उसने लौह रक्त की नीति को जो अपनाया, और उसने जो देवत्व सिद्धांत को लेके आया, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, इनकी तरह ही विजयनगर साम्राज्य में भी था। सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया गया। अब देखो, सप्तांग विचारधारा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, अगर आप प्राचीन इतिहास आपने पढ़ा होगा तो सप्तांग विचारधारा आपकी कहाँ पर है। सप्तांग विचारधारा आपका चाणक्य में है। चाणक्य का जब मौर्य प्रशासन में चाणक्य को देखो, सप्तांग विचारधारा है ना, कि 7 वो होने चाहिए, किस तरह से, वो सप्तांग विचारधारा देखने को मिलती है। धर्मनिरपेक्ष नीति की अपनाई थी। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या धर्मनिरपेक्ष थी, तो बिल्कुल थी धर्मनिरपेक्ष। अब देखो, एक परिषद है राज परिषद। राज परिषद राजा की शक्ति को कम करता है। राज परिषद में क्या होता है, राजा की शक्ति को नियंत्रण की सबसे बड़ी जो शक्तिशाली संस्था है ना, वो राज परिषद है। राज परिषद को आप समझ लीजिए कि भाई एक ऐसी, जैसे कि मान लीजिए आप प्रधानमंत्री देखते हो, प्रधानमंत्री की काउंसिल है। वैसे तो आप समझो कि काउंसिल नियंत्रण तो क्या करती है, पर
उसी तरह से एक राज परिषद को समझ सकते हो आप कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होते थे, संगीतकार भी हो सकते थे, अलग अलग फील्ड के आदमी हो सकते थे राज परिषद के अंदर। राजा व युवराज, राजा है, राजा के बाद राजा का बेटा, उसके बाद कौन? अरे चलती है ना अपनी प्रधानी चाल्य है, तो प्रधानी एक वर्ड आता है आपको पास, प्रधानी, और प्रधानी जिसकी तुलना पेशवा से आप कर सकते हो। पेशवा आप समझते हो कि भाई जब हमने पढ़ा है कि मराठा साम्राज्य को हम जानते हैं, उसमें पेशवा को हम जानते हैं, वहाँ पर भी आपको पता है ना अष्टप्रधान हुआ करते थे, जिसमें पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट। आप तो मुझे पेशवा का तो पूरा वंश चलता है बाद में, तो पेशवा के हाथ में बहुत ज़्यादा था। जब राजा नहीं है तो पेशवा ही राजा है भाई। तो उसी समय विजयनगर साम्राज्य में प्रधानी एक वर्ड निकल के आता है, और यही प्रधानी जो वर्ड है यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है भाई? याद रखना है कि भैया राजा है तो उसका बेटा है, तो उसके बाद प्रधानी चाल्य है, तो उस तरह से आप इसको याद रखना है। फिर क्या है? हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक वर्ड आता है राइजम, राइसम वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। राजा के जितने भी आदेश दिया, मान लो राजा ने कहा कि चलो भैया कल से तुम्हारी गर्दन कटेगी, उस आदेश को लिखने का काम राइसम करेगा। तो राइसम मतलब जो सब सम को जोड़ देगा, सबको लेखा जोखा को कर देगा, वो राइसम होता था। अब कर्णिकक होता है, कर्णिकम भी लेखा अधिकारी ही है, यहाँ पर कर्णिकम हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन को। समझने के पहले हम समझेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर कौन है? जहाँ पर राजा बैठा है, ठीक है, तो वो केंद्र हो गया। केंद्र के बाद होता है प्रांत। प्रांत को कैसे समझना है? प्रांत को समझना है एक स्टेट के रूप में, वो हो गया प्रांत। उसके बाद उसके होते हैं ना मंडल, जैसे उत्तराखंड में आप देखते हो, उत्तराखंड में एक उत्तराखंड मान लीजिए एक राज्य है उत्तराखंड, वो हो गया प्रांत। उसके बाद क्या हो गया? मंडल हो गया। मंडल क्या हो गया? कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल हो गया। ऐसे मंडल हुआ करते जिसको कमिश्नरी कहा करते थे, ठीक है। उसके बाद होते थे कोट्टम, वर्ड याद रखना कोट्टम। कोट्टम क्या हो गया? कोट्टम का मतलब हो गया कि तहसील है आपकी, और कोट्टम को वलनाडु भी कहते थे। ना मंडल के बाद जिला होंगे ना, हाँ थोड़ा सा इसमें समझना कि कोट्टम के बाद वलनाडु होते थे, और वलनाडु कोट्टम जिला हो गया ना आपका, बिल्कुल सही है। तहसील इसके बाद आएगा ना, इसको नायडू कहते थे, हाँ। तो नायडू वर्ड जिसमें नातवार होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाडू जो है, नाडू एक तहसील है, उसके जो अधिकारी हैं या जो उसको चलाने वाले हैं उसको नातवार कहते थे। अभी आगे आएगा, ये सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोट्टम हो गया, कोट्टम वलनाडु क्या हो गया? जिला हो गया, समझ रहे हो। और जिला के बाद नायडू हो गया जो तहसील है। उसके बाद मेले गांव, मेला गांव क्या हो गया कि थोड़ा सा 10 गांव 20 गांव ऐसे होते हैं, जैसे आपने मौर्य प्रशासन में द्रोणमुख हो गया, है ना, इस तरह से हो जाते थे जो मेले गांव। फिर आपके पास उर और ग्राम। क्वेश्चन तो यहीं से बनना है भैया। विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? उर या ग्राम। तो ग्राम तो कभी देगा नहीं, वो क्या देगा? उर। तो आप समझोगे विजयनगर साम्राज्य कैसा था? हमसे दूर 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 उर, तो सबसे छोटी इकाई उर 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 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए, थोड़ा लंबी वीडियो बन रही है तो थोड़ा रेस्ट भी लेना पड़ेगा बीच में, फ्लो ना टूटे। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा लास्ट में ले लेना, केंद्र प्रशासन। केंद्र प्रशासन के बाद ये कौन सा है? हाँ, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट विजयनगर का। अच्छा, ये तो कर रहे हैं, इसको अभी रहने दो। इम्पोर्टेंट कहाँ गया है यार? अच्छा, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो अभी। हाँ, ये आया ना काम का। देखो, क्वेश्चन अगर बनता है तो एक बात से पक्का बनेगा, नयनकार व्यवस्था। अयंकर और नयंकर दो व्यवस्थाएं हैं। पहले तो अयंकर को और नयंकर देखो। अयंकर मतलब क्या हो गया? अयंकर लग रहा है ना, आ रहा है गांव में, आ रहा है गांव, तो क्या हो गया? स्थानीय जो व्यवस्था है उसको अयंकर कहा करते थे। नयंकर लग रहा है ना कि भैया कहीं भयंकर तरीके से जा रहा है, समझना। नयंकर व्यवस्था, अब ट्रिक छोड़ो। नयंकर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा असैनिक या सैनिक, मतलब एक व्यक्ति सैनिक भी हो सकता है या तो वो सैनिक नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति को उसके जो विशिष्ट कार्य के रूप में एक भूमि को दान करता था, और उस भूमि को कहते थे अम्रम भूमि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भैया विजयनगर साम्राज्य से कि अम्रम भूमि कौन सी थी, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। और अम्रम भूमि के बाद आगे चलो, और जो ग्रहण करता था इस भूमि को उसको क्या कहते थे? उसको करने वाले को अम्रम नायक कहते थे। और बाद में ये भूमि अनुवांशिक हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों व्यवस्था, नयनकर व्यवस्था या अयंकर व्यवस्था, दोनों व्यवस्था अनुवांशिक है। याद रख लेना इस बात को, समझ में आया? अब देखो, उबली पद्धति। उबली कौन उबलता है? उबलती है चाय, उबलती है ज्वाला, उबलता है आदमी। तो गुस्सा आ रहा है तो भैया युद्ध के शौर्य के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? उबली पद्धति कहते थे। और रत खत कोड़गे कहलाती थी। युद्ध के क्षेत्र में शौर्य के रूप में दी जाने वाली रत खत कोड़गे, लग रहा है ना कि भाई अभी रत से आएगा, खत दे देगा और कोड़गे कर देगा हमारा, इस तरह से ये लग रहा है वीर की भूमि है। थोड़ा सा इसको याद रखना है कि उबलती पद्धति यही पद्धति थी। इसके बाद आते हैं कुड़गी। कुड़गी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण हो गए, हायर जो क्लास होते हैं ना, ब्राह्मण हो गए, और
बड़े भूस्वामी हो गए, ये अपनी भूमि पर किसानों से काम करवाते थे और उन्हीं को कहलाती थी कुड़की पद्धति। तो कुडंकी कुटंकी है, ये कुटंकी है ना, थोड़ा सा कुडकी नहीं होगा, कुटंकी मेरे को याद है, हाँ कुटंकी हो गई। इस तरह से ये समझना है कि कुटंकी क्या होता है। कुदी क्या है? कुदी क्या? खेतों में लगे किसान मजदूर को कुदी कहा जाता था। भाई कौन कूदता है? जमींदार तो अपना मजा कर रहा है, खेत में किसान कूद रहा, बताओ, है ना। भंडारवाद ग्राम, भंडारवाद क्या करता था? जो राजा के डायरेक्ट निरीक्षण में होता था, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो है वो भंडारक गांव था, और ये कर भी देते थे, ठीक है। विशाल राज्य इनमें होते थे। अब आता है प्रांतीय प्रशासन, समझ गए आप। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आपने पूरा पढ़ लिया। इसी में से क्वेश्चन बनने वाला है। नयंकर व्यवस्था, एंकर व्यवस्था, कुदी व्यवस्था, कुटंकी भूमि, कुदी भूमि कौन सी है, भंडारक गांव को, ये सब बनेगा। प्रशासनिक प्रशासक, अगर प्रशासन को अगर हम समझेंगे तो समझना, देखो प्रशासन प्रांतीय क्या हो गया, या आप स्थानीय कह लो, ग्रामीण कह लो, स्थानीय कह लो। सभा, महासभा, महाजन, तीन जो आपको देखने को, उर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, सबसे छोटी इकाई उर है, सॉरी। सभा, महासभा, उर और महाजन नामक जो ग्रामीण संस्थाएं थी यहाँ पर विद्यमान थी, और गांव की सार्वजनिक जमीन बेचने का अधिकार था इनको। समझ के चलना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, क्या गांव की सार्वजनिक जमीन बेचने का अधिकार सभा, महासभा, महाजन को था? तो बिल्कुल था। क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनेगा? अब एक आता है ब्राह्मण्य ग्राम। आपको लग रहा है कि ब्राह्मण्य गांव है तो कुछ ना कुछ इनको इंपॉर्टेंट दे रखा होगा, तो वैसे ही तो है। इनकी जो सभाएं होती थी, इनको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो कौन से ग्रामों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था? ब्राह्मदेव गांव की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, तो उठेगा यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो ना आपके पास, क्योंकि ब्रह्मदेव ग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रह्म से आप याद करो तो ब्रह्म के चार मुंह, चार मुंह तो चतुर्वेदी, खत्म हो गया। अब वेद तो लिखा ही है ब्रह्म ने, बहुत अच्छा हो गया, तो ट्रिक ही बन गई भाई पूरी पूरी। तो भूलेगा नहीं कभी कोई आदमी कि ब्रह्मदेव ग्राम जो है वो आपके चतुर्वेदी मंगलम कहलाते थे। कैसे बोल के? चतुर्बुद्धि, चार सर हैं, मंगलम कैसे, वो वेद, वेद ही हैं वो, वेद वाले। इसके सदस्य को, अच्छा मैंने कहा ना नायडू, नाडू, नाडू, अब बताओ क्या था? नाडू क्या जिला था? तहसील थी। देखो जिला कोट्टम है, वलनाडु है, फिर उसके बाद नाडू आता है। नाडू तहसील है, और उसके नातवार कहते थे उसके सदस्यों को। बहुत इंपॉर्टेंट, आयंगर व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था आएगी आयंगर व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था मैंने कहा ना, आयंगर, आयंगर गाँव में होती थी, 12 व्यक्ति इसमें होते थे। इनका अपना ही, इनको जो चुना जाता था, कैसे चुना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसको चुना जाता था सरकार द्वारा, और इसमें जो इनको, भाई कैसे इन 12 व्यक्तियों को आप पूर्ति करोगे? तो बोलेगा या तो आप फ्री टैक्स वाली भूमि दे दो, या तो लगान वसूल करने के लिए दे दो इनको। बस ये व्यवस्था खत्म हो गई यहाँ पर। अच्छा खत्म हो गई, तो आगे का कहाँ हो गया? विजयनगर का साम्राज्य कहाँ पर मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सा इसको देखेंगे। एक मिनट, ये तो पढ़ा दिया। विजयनगर के सिक्के वगैरह, विजयनगर के सिक्के में आ गया विजयनगर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक और पेज होना चाहिए यहाँ पर, सेंट्रल, विजयनगर के क्वाइन हो गया, साम्राज्य हो गया, विजयनगर की, यार क्वाइन वाले 2 वीडियो में खुल रहा है। विजयनगर के सिक्के, विजयनगर के सिक्के, ओहो एक पेज नहीं आया इसमें, ओहो। यार पेज तो मैंने खींचा था, कहाँ गया हो? विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर के, अच्छा एक पेज मिस है, उसको मैं आपको इसी में करा दूंगा। इसी में मेरे को पास तो है ही वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो विजयनगर, अब साम्राज्य के हमने क्या पढ़ने, थोड़ा सा अब प्रांतीय पढ़ लिया, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ लिया, सेंट्रल पढ़ लिया। उसके बाद विजयनगर के कर पढ़ लेते हैं। देखो कर पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लास्ट में ई लगेगा ना, जैसे कदमई, मगमई, कनिकई, और एक और है करी, ठीक है ना, ये सारे आपके पास कर हो जाएंगे। उसके बाद माँ जो लास्ट में लगता है उसमें भी लग जाएगा। कतमम हो गया, कतामम, कतायम हो गया, भोग्यम हो गया, करम हो गया, ये सारे आपके कर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जैसे नेट जेआरएफ का है, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट जेआरएफ का उठा के दे रखा, उसने क्या, विजयनगर साम्राज्य में विवाह व्यवस्था थी, विवाह के अवसर पर कर लिया जाता था, कौन से साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में, ठीक हो गया। तो अब वैश्यावृत्ति से, अब वैश्यावृत्ति क्या होती थी विजयनगर साम्राज्य में? बिल्कुल होती थी। सारी कुरीतियां हैं विजयनगर साम्राज्य में, मार के देना। सती प्रथा बिल्कुल है, सती प्रथा भी आपको देखने को मिलेगी, बाल विवाह देखने को मिलेगा, बहुपति विवाह देखने को मिलेगा, विधवाओं की सबसे दयनीय स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। आपको हर व्यवस्था देखने को, पर्दा व्यवस्था देखने को मिलेगी, सब देखने को मिलता है। वैश्यावृत्ति से प्राप्त जो आय आती थी उसको पुलिस के वेतन के लिए दी जाती थी। देखो वो
कनेक्टेड वैसे आज के क्षेत्र में भी रहते हैं, वैसे भी रहते हैं, क्योंकि कर उनका हफ्ता जाता ही है। शिष्ट नामक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा शिष्ट से। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रमुख स्रोत कौन सी था? तो शिष्ट से था। अब विजयनगर के सिक्के, विजयनगर में जो गोल्ड का कॉइन होता था उसको वाराह कहते थे, जिसको पगोड़ा या हुण भी कहा जाता है। ये भी आपके पास नेट का ही क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है यहाँ पर कि पगोड़ा या हुण भी रखा जाता है। कॉपर को तार कहते थे, सिल्वर को डीजल कहा करते थे, और फणम और प्रताप भी यहाँ के क्वाइन थे। ठीक है। समाज को अगर हम कहें तो समाज शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित समाज था। वर्ण व्यवस्था क्या विजयनगर, क्वेश्चन कैसे बनेगा फैक्ट वाइज कि वर्ण व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में थी? और बिल्कुल थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी। बहुपति विवाह यहाँ पर होता था, बाल विवाह होता था, विधवाओं की दयनीय स्थिति थी। ब्राह्मणों की मृत्यु का, ब्राह्मणों को मृत्युदंड हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों को मृत्युदंड की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। इस बात को नोट कर लेना, ब्राह्मणों की मृत्युदंड की अवस्था नहीं थी। शतशूद्र एक वर्ड आता है कि शतशूद्र क्या थे? जो ऐसे शूद्र जिन्होंने विशेष अधिकार अपने आप ही हड़प लिए उनको शतशूद्र कहा जाता था। दास प्रथा आती है जिसको वेश बेसवाग कहते थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठेगा। बेसवाग पद्धति क्या है? बेसवाग कहते थे, दास प्रथा को कहते थे बेसवाग। दास प्रथा विद्यमान थी, बिल्कुल थी, जिसको बेसवाग कहते थे भाई वो तो थी। स्त्रियों की दशा देखो, स्त्रियों की दशा विजयनगर साम्राज्य में किस तरह से थी? तो विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत अच्छी थी। ये वही है सब कुछ। तो स्त्रियों की दशा विजयनगर साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण थी। समझ में आया आपको? तो आप देखो कि स्त्रियों की दशा ना बहुत अच्छी थी। सारे एडमिनिस्ट्रेशन में संगीतकार, बहुत बहुत पद स्त्रियों को दिया जाता था। तो काफ़ी अच्छी, अगर पूछता है कि स्त्रियों की दशा विजयनगर में कैसी थी, बहुत अच्छी थी। देवदासी की प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में बिल्कुल था। पर्दा व्यवस्था थी। विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, मैंने बताया। एक सती सती प्रथा क्या थी? बिल्कुल थी। सती प्रथा में एक समुदाय का नाम आता है जिसका नाम है लिंगायत समुदाय। इसकी स्त्रियों को जिंदा ही दफनाया जाता था। इतनी दयनीय स्थिति। आप समझ के चलना कि सती प्रथा में लिंगायत संप्रदाय जो है, ये आप नोट करते हुए चलना। अब यहाँ पर आपको प्रिंट में तो नहीं मिलेगा। तो लिंगायत जो संप्रदाय है, इसकी महिलाओं को दफनाया जाता था बिल्कुल। और एक आता है गणपेंद्र। गणपेंद्र एक कड़ा है जो वीरता के क्षेत्र में पहने जाने वाला कड़ा है, पैर में पहना जाता था। त्योहार रामनवमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामनवमी त्योहार, रामनवमी टिब्बा मनाते थे वो, रामनवमी त्यौहार। तो विजयनगर का सबसे प्रमुख त्यौहार रामनवमी त्यौहार है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि यक्षगान नृत्य का विकास किस में हुआ? विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान नृत्य का विकास भी हुआ, जिसमें लिपाक्षी क्या है? तो स्वतंत्र चित्रकला शैली थी। लिपाक्षी स्वतंत्र चित्रकला शैली है विजयनगर साम्राज्य की। और यक्षिणी शैली, नृत्य और संगीत दोनों की सम्मिलित शैली है। यक्षिणी यक्षगान, यक्षगान में नृत्य होता है, यक्षिणी में संगीत भी होता है। लिपाक्षी एक चित्रकला शैली है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिपि आपके क्या है? नंदिना गढ़ी लिपि कहाँ प्रयोग होती थी? नंदिना गढ़ी लिपि आपका विजयनगर साम्राज्य में होता था। अब आपने देखा कि तोप का जो उपयोग हुआ था वो बाबर के समय हुआ, उलेग्मा पद्धति वगैरह। उससे पहले 1367 में पहली बार तोप का प्रयोग हो चुका था, और इसी में बुक्का प्रथम व महमूद शाह प्रथम के बीच हुआ, और इसी में तोप का प्रयोग हो चुका था। 1367 में तोप का प्रयोग किसके समय हो चुका है? तोप का पहला प्रयोग हो चुका था, जिसमें बुक्का प्रथम भी था। सोनार की बेटी का युद्ध आता है। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? देवराय के बीच में और फिरोज शाह के बीच में हुआ। कृष्ण देवराय की रचनाओं में बात करूं तो उषा परिणय हो गया एक रचना जो यहाँ पर देखने को मिलती है। एक रचना और है जिसका नाम है जाम्बेजी कल्याणम संस्कृत। एक है उम्याग्द मांगल्य, एक रचना है जो तेलुगु की है, उसकी तेलुगु की रचना है। तो उमुक्त माल्याद, मैं कह रहा था ना तेलुगु की रचना इसकी है। तो 3 रचनाएं आपके सामने हो गई। एक आपका उषा परिणय हो गई, एक आपका उमुक्त माल्याद हो गई, जाम्बेजी कल्याणम हो गई। ठीक है। विरूपाक्ष की एक किताब आती है जिसका नाम है नारायण विलास, इसने लिखी है। और अब आता है सिक्कों पे, जैसे कि हनुमान और गरुड़ का चित्र किसके सिक्कों पे था? तो हरिहर के क्षेत्र सिक्कों पे था। सदाशिव के सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति हुआ करती थी। तुलु वंश के सिक्कों पे बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण, इनके चित्रण हुआ करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है विजयनगर साम्राज्य में आए यात्री। अगर आप यहाँ तक वीडियो में हैं तो इसको पक्का करके जाइए। सबसे पहले हम लेते हैं यात्री निकोलस कॉन्टी, इटली का था। सम्राट देवराय प्रथम के दरबार में आया। इसने कहा कि जो यहाँ का नगर है वो 60 मील का था। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के दरबार में आया। इसने कहा कि ऐसा शहर तो हमने देखा ही नहीं कभी, मैंने ऐसा शहर नहीं देखा कभी, इसने ऐसा कहा। और उसने कहा कि एक के भीतर 7 परकोटा, ऐसे बताया इसने कि एक के भीतर एक परकोटा से 7 परकोटा हैं। फिर आया
एथेनियस निकेतन ये आया था मोहम्मद तृतीय के दरबार में। ये बहमनी के शासक था, इसने दोनों का वर्णन किया है, मतलब बहमनी और विजयनगर का यहाँ पर वर्णन करता है एथेनियस निकेतन। और एडवर्ड बारबोसा पुर्तगाली था, जिसने कहा कृष्णदेवराय के दरबार में कि सती प्रथा का उल्लेख किसने करा है, तो बारबोसा ने सती प्रथा का उल्लेख करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार सती प्रथा का उल्लेख करेगा बारबोसा करेगा। डोमिंगो पायस आया था, ये भी आपका कृष्णदेवराय के दरबार में आया। न्यूनिज आया था, ये आया अच्युत देवराय के दरबार में। और रिजर फेडरिक आया आपका किसके दरबार में, तो आपका आया था सदाशिव के दरबार में। इसने युद्ध के बाद के विनाश का वर्णन किया है, तो ये आपका हो जाएगा खत्म यहाँ पर पूरा विजयनगर साम्राज्य। आपको अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल एजुकेशन मान्या से जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर करें।